हेलो क्लास, मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है क्या आखिर में। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं तो एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है फर्स्ट से लेकर 8 क्लास तक की जो एजुकेशन होती है उसको एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। और अगर हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो सभी को 8 क्लास तक की एजुकेशन प्रोवाइड करना, उपलब्ध कराना सभी को। तो इसका मतलब है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कि जितने भी बच्चे 6 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो सभी को स्कूल में एडमिशन दिया जाए और 14 ईयर्स होते होते सभी की एलिमेंट्री एजुकेशन जो है 8 क्लास तक की एजुकेशन कंप्लीट करवाना। तो इसका मतलब है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की 8 क्लास तक की एजुकेशन, जिसका एज ग्रुप क्या है फर्स्ट से 8 मतलब 6 to 14 की ये जो एजुकेशन, जो एलिमेंट्री एजुकेशन सभी को उपलब्ध करवाना। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब दूसरी जो मेन ऑब्जेक्टिव है यूईई मीन्स यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन, या हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड, कि हर बच्चे तक जो प्रारंभिक शिक्षा है सभी बच्चों तक पहुंचाना। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी बच्चे 6th ईयर की एज में सबको फर्स्ट क्लास में एडमिशन देना और 8th क्लास होते और 14 ईयर्स की एज होते होते सबका 8th क्लास जो है कंप्लीट करवाना। तो उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट करवाना इसका मेन एम है इस प्रोग्राम का। तो अब अगर हम बात करते हैं तो यूई जो एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है, इसमें क्या कहते हैं, यूई को सक्सेसफुल बनाने के लिए इसमें बहुत सारे इसके अंतर्गत प्रोग्राम आए, स्कीम्स आए। तो हम उन प्रोग्राम और स्कीम्स की बात करते हैं जिसके द्वारा जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई कि किस तरह से 6 से लेके 14 ईयर्स के जो स्टूडेंट हैं सबको ही एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो उसके लिए क्या क्या प्रोग्राम थे, क्या क्या स्कीम थी, हम एक एक करके बात करते हैं। तो एक जो सबसे पहले हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब 1950 में बना तो 1950 में बना तो एक आर्टिकल था, आर्टिकल 45, जिसमें क्या बात की गई, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की। फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आया, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन 1988। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम 1995 में आई। उसके बाद हम देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया, साक्षर भारत जो एक अभियान था 2009 में आया, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तब हमने ये 8 प्रोग्राम एंड स्कीम की जो हमने बात की, अब एक एक करके हम इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 45 की, जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो हमारे जो संविधान के जो निर्माता थे तो उन्होंने आर्टिकल 45 में प्रोविज़न रखा कि इसमें क्या था कि सभी बच्चों को जब भी इसमें एक बात की गई कि जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाएगा तब से लेकर अगले 10 साल में, नेक्स्ट 10 ईयर में सभी बच्चों की जो ये एलिमेंट्री एजुकेशन है सभी बच्चों को प्रोवाइड करना। 6 to जो 14 ईयर्स तक सभी बच्चों को ये प्रारंभिक शिक्षा जो है एलिमेंट्री एजुकेशन है सभी तक पहुंचाना। तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई थी आर्टिकल 45 में। इसमें देखो साफ कहा गया है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स, कि राज्य इस संविधान के प्रारंभ के 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो ये बात आर्टिकल 45 में कही गई। लेकिन अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के 26 जनवरी 1950 से ये इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन अब एक कन्फ्यूजन हो गई कि स्टेट का मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट से है या स्टेट गवर्नमेंट से है। तो स्टेट गवर्नमेंट कहती थी नहीं ये तो सेंट्रल का है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी नहीं ये तो स्टेट का है। तो इस तरह की जो कंट्रोवर्सी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए, ये डिसाइड ही नहीं हो पाई। और ये जो कंट्रोवर्सी है 1976 तक चलती रही
कि स्टेट सेंट्रल को बोलता रहा, सेंटर स्टेट को बोलता रहा, और इसमें जो ये प्रोग्राम था ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया। इसके बाद 1976 में एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में लाया गया, समवर्ती सूची हिंदी में कहते हैं। इसमें कहा गया कि एजुकेशन स्टेट और सेंट्रल दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखिए कितना लंबा टाइम इसको सिर्फ खींचता रहा 1950 से जाके 1976 में जाके डिसाइड हुआ। तब तक ये जो प्रोग्राम था ये बिल्कुल ठहरा ही रह गया, इसमें कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल 14 में बात की गई थी, और आगे चलकर 2002 में आर्टिकल 45 में चेंज करके इसमें ECC का कर दिया गया, और इसकी जगह एक नया आर्टिकल आया, आर्टिकल 21A, जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई, और वो हमारा फंडामेंटल राइट बनाया गया। उसके बाद फिर हम बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया। अब इस स्कीम में अगर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं तो इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, की जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, रिड्यूस वेस्टेज एंड स्टेगनेशन की अपव्यय और ठहराव। तो वेस्टेज अपव्यय का मतलब है कि जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है और बीच में ही स्कूल छोड़ के चला जाता है, तब तक मान लो उसने 4 साल की एजुकेशन ली, तो 4 साल गवर्नमेंट ने उस पर जितना पैसा खर्च किया मतलब वो बेकार गया, वो वेस्ट गया। तो इसको कहते हैं अपव्यय या वेस्टेज। और स्टेगनेशन का मतलब है कि कई बार बच्चा है एक ही क्लास में बार बार फेल होता है, रुकता है, तो जब बच्चा एक ही क्लास में ठहर जा रहा है तो उसको स्टेगनेशन कहते हैं, या हिंदी में इसको ठहराव कहते हैं। तो मान लो अगर एक बच्चा एक क्लास में 2 बार रुक गया, तो एलिमेंट्री एजुकेशन जो 8 ईयर की है तो उस बच्चे की कितनी हो जाएगी, 10 ईयर की हो जाएगी। तो मतलब 2 साल उस पर रिसोर्सेज ज़्यादा खर्च होंगे। तो इसमें क्या बात की गई कि वेस्टेज एंड स्टेगनेशन को अपव्यय और ठहराव को कम करना है, और टू अट्रैक्ट ऑल चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स टू प्राइमरी एजुकेशन, की प्राइमरी एजुकेशन को इस तरह से बनाया जाए कि सभी बच्चों को स्कूल की तरफ अट्रैक्ट करना है। तो ये बात ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में की गई। और इसका जो मेन अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव बात करते हैं, तो दिस प्लान वाज मेनली फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 2 क्लासेस, कि इस प्रोग्राम में कहा गया कि जितने भी स्कूल हैं जो प्राइमरी स्कूल हैं, तो प्राइमरी स्कूल में कम से कम ऑल ओवर इंडिया में 2 क्लासरूम होने चाहिए, एक बरामदा होना चाहिए, और कम से कम 2 टीचर हों, और 2 टीचर में 1 टीचर फीमेल होनी चाहिए। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो मेन जो था ये स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा बनाने के लिए आया था। कि इसका जो मेन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि कहीं ब्लैक बोर्ड का है, नहीं, ब्लैक बोर्ड का मतलब इसका मेन जो फोकस था कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा बनाना है। तो किस तरह से बनाया जाए कि हर प्राइमरी स्कूल में कम से कम 2 रूम पक्के बनाए जाएं, एक बरामदा हो, 2 टीचर हर स्कूल में होने चाहिए, एक फीमेल होनी चाहिए। इसके अलावा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, चौक है, चार्ट पेपर है, ब्लैक बोर्ड है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट स्कूल को दी जाए। फिर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में नेशनल लिटरेसी मिशन आया। तो इसका जो मिशन की बात करते हैं तो इसमें ये डिसाइड हुआ कि 2007 तक हमारा जो लिटरेसी रेट है 75% लाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था नेशनल लिटरेसी मिशन का। और तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्यालय शिक्षा के साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया, कि मतलब जो स्कूल लेवल पे तो इसको मतलब सभी तक एजुकेशन पहुंचाने का तो प्रयास किया गया, और स्कूल एजुकेशन में बच्चों के साथ साथ जो अडल्ट हैं, जो 15 ईयर्स से ऊपर की एज के हैं, जिन्होंने एजुकेशन नहीं ली, तो अडल्ट एजुकेशन के लिए भी इसमें बात की गई नेशनल लिटरेसी मिशन में, कि जो बच्चों को भी पढ़ाया जाए, और जो बड़े हैं जिन्होंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी उनको भी बेसिक एजुकेशन उनको सिखाई जाए। तो इसका जो मेन टारगेट था 2007 तक हमारा जो लिटरेसी रेट है उसको 75% करना था। इसके बाद फिर हम देखते हैं 1994 में डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम आया, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। तो ये जो प्रोग्राम था सेंट्रल गवर्नमेंट का ने इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था,
और इसका जो मेन पर्पस था सेम यही कि सभी बच्चों की जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है सभी को मिलनी चाहिए और हर कोई कम से कम 8 क्लास तक की एजुकेशन ले। तो ये प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था कि इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोशिश की गई कि सभी बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाए। तो इस प्रोग्राम में जितना भी खर्च आया उसका 85% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, अपनी तरफ से देगी, और 15% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी इस प्रोग्राम में। इसके बाद फिर हम बात करते हैं 1995 में मिड डे मील आया। तो उस टाइम की एक बहुत बड़ी समस्या ये थी, प्रॉब्लम ये थी कि बच्चा स्कूल तक में उसका एडमिशन हो भी जाए तो स्कूल छोड़ के बीच में भाग जाते थे, स्कूल आते नहीं थे। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसके लिए मिड डे मील प्रोग्राम आया, स्कीम आई, तो जिसके थ्रू बच्चों को खाने का लालच देकर स्कूल की तरफ अट्रैक्ट करना बेसिकली था इसका मेन पर्पज़। अब बच्चों क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि इकोनॉमिकली बहुत जो थे बच्चे थे गरीब घरों से आते थे, तो इसलिए स्कूल में जाते थे तो उनको करिकुलम और ये चीज़ें इतना समझ में नहीं आता था क्योंकि स्कूल का माहौल अलग था, घर का अलग था। तो ऐसे में बच्चों को स्कूल की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मिड डे मील स्कीम आई, जिसमें खाने का लालच देके कि ये कोशिश की गई कि कम से कम बच्चा खाने के चक्कर में स्कूल में रुकेगा तो उसको एजुकेशन जो भी है उनको उसको पढ़ना लिखना तो सिखाया जा सकेगा कम से कम। तो इस प्रोग्राम का क्या फ़ायदा हुआ कि इस खाने के चक्कर में ही बच्चे स्कूल आने लगे, और जो गरीब घरों में जहाँ पे 2 टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे, कम से कम 1 टाइम का खाना स्कूल में बच्चों को मिल तो जाएगा आराम से। तो इससे क्या हुआ कि जो प्राइमरी जो क्लासेस थी वहाँ पे बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ा और धीरे धीरे बच्चे स्कूल में रुकने लग गए, और इससे क्या हुआ कि विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने की जो ये एक प्रवृत्ति थी वो कम हुई और बच्चों को एक न्यूट्रिशियस फूड पौष्टिक आहार मिलने लगा और बच्चा स्कूल की तरफ अट्रैक्ट होने लगा और स्कूल धीरे धीरे आने लगा। तो मिड डे मील स्कीम का था कि खाने के थ्रू बच्चों को स्कूल की तरफ लाना। इसके बाद हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान। तो नाम से ही पता चल रहा है सर्व शिक्षा अभियान 2001 में स्कीम आई और इसका जो मेन पर्पज़ था कि 2010 तक सभी बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो इस स्कीम में क्या था कि 2001 में स्कीम आई तो इसमें बात की गई कि 2003 तक सभी बच्चे जो 6 साल की एज ग्रुप के हैं सभी बच्चों को स्कूल में एडमिशन उनका कराया जाए, कि 2003 तक सभी बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन तक लाया जाए। और जो बच्चा 2003 मतलब आता है जिसका एनरोलमेंट होता है, मान लो 2003 में टोटल 5000 बच्चों ने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया, तो इसका टारगेट था कि जितने भी बच्चे फर्स्ट क्लास में आए सभी बच्चे 2007 तक 5th क्लास को कंप्लीट करें और 2010 तक अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करें। तो सभी का मतलब है सभी, कोई बीच में ड्रॉप आउट ना हो, कोई छोड़े ना। तो इसका टारगेट क्या था कि 2003 तक सभी बच्चों को स्कूल में लाना और 2010 तक सभी की एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट करवाना। तो इस ऑब्जेक्टिव से सर्व शिक्षा अभियान आया था। अब इस प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की, तो इसमें क्या किया गया कि इसमें क्वालिटी एजुकेशन को स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी फोकस किया गया और कोशिश की गई कि बच्चों को एक बेहतर स्कूल एनवायरनमेंट मिले, एक अच्छी सुविधाएं, सारी बिजली, पानी, स्कूल बिल्डिंग, ये सारी फैसिलिटीज़ मिले, और जिन स्कूल में टीचर्स नहीं है वहाँ पे टीचर्स की कमी को पूरा किया जाए। तो इसमें क्या किया गया कि जहाँ पे पहले से स्कूल नहीं थे वहाँ पे नए स्कूल बनाए गए, और जहाँ पे स्कूल बने हुए थे तो उन स्कूल्स की बिल्डिंग्स को और अच्छी की गई, कच्चे बिल्डिंग्स को तोड़कर पक्की बिल्डिंग बनाई गई। और इसके अलावा जो बिजली, पानी, लाइब्रेरी, ये जो एक्स्ट्रा क्लास, तो इस तरह की जो फैसिलिटीज़ है प्रोवाइड की गई। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम किया गया, और इसके साथ साथ जहाँ पे अगर टीचर्स की कमी थी तो टीचर्स भी लाए गए। तो सर्व शिक्षा अभियान एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था जिसमें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन चीज़ों पे काफ़ी फोकस किया गया। अब उसके बाद हम देखते हैं साक्षर भारत 2009 में आया था। तो अगर आप कह सकते हो कि नेशनल लिटरेसी मिशन जो 1988 में आया था उसी का एक अपडेटेड वर्जन था, उसका नेक्स्ट वर्जन आप कह सकते हो। तो नेशनल लिटरेसी मिशन का टारगेट था कि
2007 तक 75% की लिटरेसी रेट के टारगेट को अचीव करना था। और 2009 में साक्षर भारत आया, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था 2012 तक 80% लिटरेसी रेट करना साक्षर भारत का। और इसका दूसरा जो ऑब्जेक्टिव क्या था, रिड्यूस द गैप बिटवीन लिटरेसी अमंग वुमेन एंड मैन, कि महिलाओं और पुरुषों के बीच जो इस तरह का जो गैप है उसको कम करना। जैसे अगर आज हम देखते हैं कि मेल की जो लिटरेसी रेट है 85 समथिंग है और फीमेल की जो है वो 64-65 के करीब है, तो इस तरह का जो गैप है इसको कम करना, ये साक्षर भारत का मेन एक ऑब्जेक्टिव था। और इसके अलावा रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ लिटरेसी रेट एट द अर्बन एंड रूरल लेवल, कि शहर और ग्रामीण जो एरिया में वहाँ पे भी, कि शहरों में देखते हैं लिटरेसी रेट ज़्यादा होती है, गांव में कम होती है, तो इस गैप को भी कम करना। ये साक्षर भारत का नाम से ही पता चला, साक्षर भारत, की भारत को साक्षर करना। तो लिटरेसी रेट को बढ़ाना 2012 तक कितना करना, 80% करना। मेल फीमेल में जो लिटरेसी रेट है उसको कम करना, अर्बन और रूरल एरिया में जो है उसको कम करना, इस गैप को कम करना और लिटरेसी रेट को बढ़ाना। उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो इसको हम जैसे पहले भी पढ़ चुके हैं, 2009 में ये जो राइट टू एजुकेशन एक एक्ट बन गया, एक कानून बन गया, और जिसमें क्या कहा गया कि 6 से लेके 14 ईयर्स के सभी स्टूडेंट के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, और सभी को स्कूल में जाना सभी के लिए कंपलसरी होना चाहिए। हर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक प्राइमरी स्कूल खोला जाए और हर 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सेकेंडरी स्कूल खोला जाए। तो इस तरह से राइट टू एजुकेशन की शिक्षा को बच्चों का अधिकार बना दिए गए, कानून बना दिया गया, जहाँ पे बहुत सारे इसमें बातें की गई कि किस किस तरह से सभी बच्चों को स्कूल तक लाया जा सकता है, सभी बच्चों को एजुकेशन देना, उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी का मतलब है बच्चा 8 क्लास तक उसको 1 रुपये भी अपनी तरफ से नहीं लगाना। तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बात की गई थी। और उसके बाद अगर हम देखते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए रणनीतियाँ, तो रणनीति क्या थी यूईई की अगर बात करते हैं, कि अब इसकी हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी होती है, तभी तो स्ट्रेटजी बनेगी, तभी तो आप उसको अचीव करोगे, उस प्रोग्राम को, अपने ऑब्जेक्टिव को तभी तो अचीव करोगे। तो यूईई के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी बनी, तो सबसे पहला क्या था, एक ओवरऑल हम देखते हैं 100% प्रोविज़न, हम इसको एक एक करके बात करेंगे। फिर था 100% एनरोलमेंट, 100% रिटेंशन, 100% अचीवमेंट एंड 100% पार्टिसिपेशन। तो एक एक करके इनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 100% प्रोविज़न, 100% प्रावधान, तो अगर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के टारगेट को अचीव करना है तो क्या करना पड़ेगा कि सभी बच्चों तक एजुकेशन तभी सभी बच्चों को मिलेगी जब स्कूल ओपन होंगे, उतने स्कूल होंगे। अगर स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो हर बच्चे के घर के पास स्कूल होगा तो हर बच्चा स्कूल जाएगा। तो इसलिए सभी बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए क्या किया गया कि हर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक प्राइमरी स्कूल ओपन करने की बात की गई, कि हर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक प्राइमरी स्कूल खोला जाए, ताकि भारत भर में जितने भी बच्चे हैं उनके नेबरहुड में, आस पड़ोस में जब स्कूल ओपन होगा तो बच्चा अपने आप स्कूल जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में, कि इस स्कीम में कि इसकी स्ट्रेटेजी क्या थी कि हर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक प्राइमरी स्कूल खोलना, ताकि बच्चा स्कूल तक आराम से आ जा सके। फिर सेकंड था कि 100% एनरोलमेंट, कि अभी स्कूल खुल गया, तो जब स्कूल खुल गया तो सेकंड जो स्ट्रेटेजी थी कि जितने भी नेबरहुड में जितने भी बच्चे हैं सभी को स्कूल तक लाना। तो नेबरहुड में जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चा स्कूल तक आए, सबका एनरोलमेंट हो स्कूल में, सभी बच्चे स्कूल में पढ़ें। तो सेकंड इसमें ये कहा गया कि 6 to 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं सबको स्कूल तक लाना, उनका एडमिशन करना। फिर 100% रिटेंशन, कि अब बच्चा स्कूल में आ गया है तो अब इसके लिए अलग अलग प्रोग्राम, जैसे हम बात करते हैं कि मिड डे मील की हमने बात की, स्कॉलरशिप थी। तो जब बच्चा स्कूल में उसका एडमिशन हो गया तो बच्चे को 8 क्लास तक, 1st से 8 क्लास तक स्कूल में रोके रखना। तो इसके लिए अलग अलग प्रोग्राम, जैसे मिड डे मील है, खाने का लालच देकर, स्कॉलरशिप, तो इन चीज़ों से की वजह से कि बच्चों को अब किस तरह से स्कूल में रोका जाए। तो 100% रिटेंशन का मतलब कि बच्चों को स्कूल में रोके रहना 8 क्लास तक, कि 8 क्लास तक पहले कोई भी बच्चा बीच में छोड़कर ना जाए।
अब 8 क्लास तक बच्चा स्कूल में रहा तो इसके बाद अगली स्ट्रेटेजी क्या है कि 100% अचीवमेंट के मतलब है कि जितने बच्चे फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेते हैं वो बच्चे 8 ईयर की एजुकेशन को पूरा करके और सभी बच्चे 100% अचीवमेंट की सभी बच्चे अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करें। मान लो 2003 में 10,000 बच्चों ने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया तो 100% अचीवमेंट तभी होगी जब वो 10,000 बच्चे 2010 में अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करेंगे। फिर 100% पार्टिसिपेशन। तो ये चीज़ें यूई की जो हम बात कर रहे हैं ये प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल हो सकता है कि जब सोसाइटी में सभी का पार्टिसिपेशन हो, बच्चे भी बच्चे का, पेरेंट्स का, टीचर्स का, जो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमपी एमएलए, तो जब सभी का सहयोग होगा, सब साथ मिलकर काम करेंगे तभी इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं जो एलिमेंट्री एजुकेशन है इसके नीड एंड इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। क्या नीड एंड इम्पोर्टेंस है? तो इससे क्या हो सकता है कि डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर्स ऑफ चाइल्ड, की हर बच्चे को एजुकेशन मिलेगी तो उसकी जनजात शक्तियों का विकास होगा। इससे कंट्रीब्यूशन टू द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, अगर समाज में हर एजुकेशन सबको मिलेगी तो उससे अब सोसाइटी अपने आप आगे बढ़ेगी। नेशनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और इससे क्या होगा कि हम अपने राइट्स को लेकर अवेयर होते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़ को के बारे में हमें पता चलता है। और प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट होगी तभी तो सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और फुलफिलमेंट ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, जीवन की जो हमारी रोज़ाना जीवन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति में सहायक, जैसे पढ़ना लिखना जो है, एक पढ़ा लिखा जो इंसान है, आप जब घर से बाहर निकलते हो तो आपकी जो है कि जो आपकी जो बेसिक एजुकेशन है, आपके रोज़मर्रा के काम होते हैं उसमें आपको गणित की भी ज़रूरत पड़ती है, भाषा की भी ज़रूरत पड़ती है। तो दैनिक जीवन की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति में सहायक है। इसके थ्रू क्या था, हेल्प्स टू मेक इलिटरेट्स लिटरेट, कि निरक्षरों को भी साक्षर बनाना इस प्रोग्राम के तहत। अब इस प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? राजनीतिक कठिनाइयाँ, पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज़। तो हमारे यहाँ पे एक जो पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि हर 5 साल बाद गवर्नमेंट बदल जाती है, पिछली गवर्नमेंट के जो रूल्स थे, जो पॉलिसी थी, नई गवर्नमेंट आती है तो अपनी पॉलिसी लेके आ जाती है। तो कई बार जो हम पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज़ है कि इसकी वजह से बार बार जो ये चेंज आता है हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स में, जो बार बार ये अनस्टेबल जो होती है पॉलिटिक्स, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे यहाँ पे प्रोग्राम बनते हैं लेकिन वो फिर इम्प्लीमेंट होते हैं, दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उसको हटा देती है। तो इस तरह से कोई भी प्रोग्राम एक लंबे टाइम तक नहीं चल पाता। सामाजिक कठिनाइयाँ हमारे सोसाइटी में देखें, रूरल और अर्बन सोसाइटी में तो सबकी अलग प्रॉब्लम है, चाहे हम गरीबी देख लें। इसके अलावा जो सोशल एविल्स, सामाजिक बुराइयां हैं, बाल विवाह होती हैं, जो जात पात धर्म, ये बहुत सारे कारण जिसकी वजह से बच्चा स्कूल या तो नहीं जा पाता, अगर स्कूल जाता भी है तो बीच में वो स्कूल छोड़ देता है। और भौगोलिक कठिनाइयाँ, जोग्राफिकल डिफ़िकल्टीज़, तो हम देखते हैं हमारी यहाँ पे जियोग्राफिकल काफ़ी डाइवर्सिटी मिलती है। एक जगह बर्फ़ है तो एक जगह रेगिस्तान है, एक जगह बहुत बारिश होती है, काफ़ी एरिया फॉरेस्ट एरिया है। तो हर जगह स्कूल खोलना इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आबादी बहुत फैली हुई है। तो जियोग्राफिकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से भी हर जगह स्कूल खोलना पॉसिबल नहीं हो पाता। आर्थिक कठिनाइयाँ, बच्चे अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से स्कूल छोड़ देते हैं तो ये भी प्रॉब्लम है। भाषाई संबंधी कठिनाइयाँ, लैंग्वेज डिफ़िकल्टी, तो हमारे यहाँ पे 1000 से ज़्यादा बोली जाती है तो एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि किस भाषा में बच्चों को सिखाएं। अगर बच्चों को मदर टंग के अलावा किसी दूसरी भाषा में अगर एजुकेशन दें तो उसमें क्या होगा, बच्चे को भाषा समझ में नहीं आती तो कुछ टाइम बाद स्कूल में आता है, लेकिन जब उसको चीज़ें समझ में नहीं आती तो स्कूल छोड़ के चला जाता है। तो लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ भी बहुत है। अध्यापकों की समस्या, हमेशा टीचर्स की कमी होती है, शॉर्टेज ऑफ टीचर्स की, अध्यापकों की भी जो समस्या एक बहुत बड़ी है कि स्कूल में जब टीचर पूरे नहीं होते तो बच्चा धीरे धीरे स्कूल में खाली बैठने से अच्छा है तो उसका मन नहीं लगता और उसको लगता है कि स्कूल में अपना समय ख़राब कर रहा है, तो कई बार वो स्कूल भी धीरे धीरे आना छोड़ देता है।
विद्यालयों की समस्या, कई बार जैसे हमने बात की कि जब जब हर जगह स्कूल नहीं होंगे, बच्चा एजुकेशन तभी लेगा जब उसके आसपास स्कूल हो। जब आसपास स्कूल ही नहीं होंगे तो किस तरह से एजुकेशन ले सकता है। तो विद्यालयों की भी काफ़ी समस्या है। एक तो विद्यालय नहीं है इतने, और जहाँ है तो उसमें भी जो प्रॉपर जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो नहीं है। टॉयलेट नहीं है, क्लासेस ठीक से नहीं है, टूटे हुए स्कूल हैं, छत टूटी है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसकी जो यूई के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ऑफ करिकुलम, अगर हम करिकुलम देखते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि अगर एक शहर की बात करते हैं, एक स्टेट की बात करते हैं, तो एक स्टेट में भी काफ़ी डाइवर्सिटी होती है। जो गाँव की ज़िंदगी अलग होती है, शहरों की ज़िंदगी अलग होती है। तो इसमें हम देखते हैं करिकुलम एक ही जैसा होता है, चाहे शहर के बच्चे पढ़ें चाहे गाँव के बच्चे पढ़ें, एक ही जैसा करिकुलम होता है। तो कई बार उस करिकुलम को बच्चे अपने दैनिक जीवन से नहीं जोड़ पाते, और जब अपने लाइफ से नहीं जोड़ पाते तो उनको एजुकेशन बेकार लगती है, व्यर्थ लगती है। तो इस वजह से भी बच्चा छोड़कर चला जाता है स्कूल। और लैक ऑफ कोऑपरेशन, तो कई बार क्या है कि यूई का जो है, अगर हम बात करते हैं तभी इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है, तभी सबको एजुकेशन दी जा सकती है जब सोसाइटी, पेरेंट्स, बच्चे, टीचर सभी का कोऑपरेशन हो, सब मिलकर काम करें। लेकिन अगर इस तरह की लैक ऑफ कोऑपरेशन की बात करें, सब एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे, तब भी यूई का जो एक मिशन है ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। काल्पनिक नामांकन, तो कई बार हम देखते हैं कि अक्सर जो स्कूल हैं, जो शिक्षक हैं, बच्चा स्कूल में आता भी नहीं है लेकिन उसका नाम लिख लिया जाता है। तो बच्चों का नाम सिर्फ रजिस्टर पे होता है, और लेकिन वो बच्चे स्कूल में देखने को नहीं मिलते। कई बार बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नाम लिखवा लेता है और वो प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ता है। तो कई बार हम देखते हैं हमारे यहाँ पे बच्चों का जो है फर्जी नाम लिखा होता है, जबकि उस स्कूल का, उस बच्चे का नाम विद्यालय में होता तो है लेकिन वो बच्चा विद्यालय आता ही नहीं। तो इस तरह से जो फर्जी नामांकन है, काल्पनिक नामांकन है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि रजिस्टर में तो दिखा रहा है कि उस स्कूल में 100 बच्चे हैं, लेकिन एक्चुअल में जाके देखो तो 10 बच्चे भी स्कूल में नहीं आते। तो क्लास आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूई है क्या, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, की 8 क्लास तक की एजुकेशन सभी को उपलब्ध करवाना। और उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम लाए, क्या क्या प्रोग्राम लाए, हमने उसकी बात की। और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं इसके लिए, हमने इसकी बात की, और स्ट्रेटजीज़ की बात की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, आप बताएं उसको। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।